वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 14 मतलब 14। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 14 को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, सब्जी वाला अपने अपने सामान लेकर इस दरवाजे के पास रखकर जाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस घर की पड़ोसन दरवाजे के बाहर इन सारी चीजों को देखकर यही सोचने लगती है कि ये लड़की अभी तक जगी क्यों नहीं। इस तरह से दरवाजे की घंटी बजाने लगती है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। जब दरवाजे को टच करती है तो दरवाजा ऑलरेडी खुला होता है और शॉकिंगली बेडरूम में नेहा लटक रही होती है। एक और शॉकिंग बात यह है कि उसी रूम में नेहा का बॉयफ्रेंड भी मरा पड़ा होता है, रतन। उसके बाद क्या था, ये औरत फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगते हैं। यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि रतन और कोई नहीं, सीएम का बेटा है। उसके बाद क्या था, सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही सेंसेशनल न्यूज बन जाती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि रतन और नेहा ने आत्महत्या कर लिया। सो डीआईजी मीडिया वालों के सामने आकर यही स्टेटमेंट देने लगता है कि रतन और नेहा लिविंग रिलेशनशिप में थे। उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों आत्महत्या कर लिया। इस तरह से ये केस क्लोज भी हो जाता है। लेकिन एक न्यूज़पेपर वाला बंदा अपने पेपर में ये न्यूज़ छापने लगता है। क्या सच में सीएम के बेटे ने आत्महत्या किया या तो फिर उसको किसी ने मारकर ऐसा रूप दिया। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद सीएम को बहुत गुस्सा आकर उस न्यूज़पेपर वाले बंदे को अपने पास बुलाने लगता है। इसका नाम होता है सुब्बू। इसको बहुत जलील करने लगता है कि कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस आने वाले हैं। पुलिस वालों ने मेरे बेटे के केस को क्लोज कर दिया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। अब तुमको क्या छोल मची जो इस मामले को दोबारा उठाना चाहते हो? देखो, मुझे मेरे बेटे की मौत से ज्यादा मेरी कुर्सी ही इम्पोर्टेंट है। मैं भूल गया तो तुम भी भूल जाओ। इस तरह से इसको एक छापड़ भी लगाने लगता है। उसके बाद सुब्बू अपने ऑफिस पर आकर अपने 3 दोस्तों को अपने ऑफिस पर बुलाकर यही बात कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि सीएम के बेटे की आत्महत्या नहीं है, उसको किसी ने मारा। तुम तीनों अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो और इस केस में सच्चाई फाइंड आउट करो। जब सच सामने आएगा तब जाके मैं उस सीएम की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो इस तरह से सुब्बू के वो 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन नेहा की फ्रेंड रोशनी नेहा को किसी पार्टी पर बुलाने लगती है और एक्चुअली नेहा एक इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी होती है। पहली बार ये किसी पार्टी पर आई होती है। सो रोशनी नेहा को चिल करवाते हुए अपने सारे दोस्तों से मिलवाने लगती है। अब उसी पार्टी में रतन भी होता है, उससे भी इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। थोड़ी देर के बाद उस जगह पर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने पर वो सारे लोग अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं। अब नेहा को अकेला देखकर रतन नेहा को साइड में लाता है, मतलब पुलिस वालों से बचाने के लिए। नेहा पूछने लगती है, अरे तुम तो एक सीएम के बेटे हो, तुम पुलिस से डरकर भागने लगे? रतन कहने लगता है, पहले हम जैसे लोगों को ही भागना पड़ता है। अगर मीडिया में जरा भी ये बात लीक हो गई तो हफ्ते तक यही न्यूज चलती रहेगी। इसी बातों ही बातों में रतन को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नेहा एक जूनियर डॉक्टर है। खैर दूसरे दिन नेहा अपनी फ्रेंड रोशनी से रतन के बारे में ही पूछने लगती है कि रतन तो एक सीएम का बेटा है, लेकिन दिखने में बहुत ही सिंपल है। रोशनी कहने लगती है, अरे तुम उसके कैरेक्टर पर मत जाओ, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसकी काफी सारे गर्लफ्रेंड्स है और वैसे भी बड़े लोगों के बीच हम क्यों फंसे, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। दूसरी तरफ रतन को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि कल तक जो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी वो लड़की आज रतन के फादर की गर्लफ्रेंड है। मतलब वही पैसों का चक्कर बाबू भैया। सो ये जानने के बाद बेचारा रतन बहुत दुखी होने लगता है। अपने दोनों दोस्तों को बुलाकर बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है। रतन के दोनों फ्रेंड्स यही कहने लगते हैं कि सारी दुनिया में सारी लड़कियां ऐसी ही है, जहाँ पैसा दिखा वहाँ पर भागे चले, तुम भी एंजॉय करो रतन। तो ये सुनने के बाद रतन अपने कॉन्टेक्ट्स में जो जो लड़कियां हैं उन सारी लड़कियों को कॉल करके इसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन सारी इसकी गर्लफ्रेंड्स कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है, एक भी लड़की इसके पास नहीं आती। जब सुबह होती है तो रतन के बदन पर कोई भी कपड़े नहीं होते और उसी तरह ये दूसरों के फ्लैट में होता है। रतन और किसी के नहीं, नेहा और रोशनी के फ्लैट में होता है। मतलब रतन के फ्रेंड्स ने रोशनी को कॉल करके बताने पर रोशनी और नेहा रतन को अपने फ्लैट लेकर आ गए। कल रात को ही ये टली हो गया था। उसके बाद जब रतन वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो कुछ लोग रतन को रोकते हुए, कल रात रतन ने कुछ लड़कियों को फोन किया था ना, उनमें से एक लड़की का भाई होता है ये बंदा। रतन की बातें सुनने के बाद अपने दोस्तों को यहाँ पर लाकर रतन की बहुत पिटाई करने लगता है। जबरदस्त फाइट होने लगती है। रतन जख्मी होने पर वो हॉस्पिटल पर जाता है और कोइंसिडेंस से उसी हॉस्पिटल में नेहा भी मौजूद होती है, वही जूनियर डॉक्टर। नेहा दोबारा रतन का मजाक उड़ाने लगती है कि सीएम के बेटे होकर तुम पिटने लगे। अब कल रतन ने जिन जिन लड़कियों को कॉल किया वो सारी लड़कियां आज आने लगती है रतन को देखने के लिए, लेकिन रतन को एक भी लड़की पर इंटरेस्ट नहीं होता।
उसको तो बस नेहा भा जाती है, उसकी बातें, उसकी केयरिंग। झटके में रतन नेहा को अपने पास खींचकर इसको प्रपोज करने लगता है। अब पता नहीं नेहा ने भी रतन के अंदर क्या देखती है, इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। हर वक्त ये दोनों कांड करते ही रहते हैं। अब इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए था, जिसकी वजह से रतन नेहा के लिए एक फ्लैट खरीदता है, वही फ्लैट नंबर 14। ये दोनों इसी फ्लैट में रहने लगते हैं। पहले तो जब जब कांड करते थे, लेकिन फ्लैट लेने के बाद सुबह, दोपहर, रात हर वक्त यही काम पे लगा रहते हैं। खास सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सुब्बू के वो तीनों दोस्त एक जगह पर मुलाकात करके एक बंदा अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने लगता है। जैसा पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया, मेरा रिजल्ट भी वही है कि रतन और नेहा ने आत्महत्या कर ली। बाकी दो बंदे इस बंदे से पूछने लगते हैं, अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन सही है तो प्रूफ कहाँ पर है, ये बात तुमको कैसे पता चली? तो ये बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की कहानी बताने लगता है। जब रतन और नेहा रिलेशनशिप में आ गए तो रोशनी नेहा को समझाने लगी कि नेहा, रतन तुमसे प्यार नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिस्ट में काफी सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, उनमें से तुम भी एक हो बस। लेकिन नेहा यही मानती रहती है कि रतन इसे सच्चा प्यार कर रहा है। रतन के साथ और ज्यादा टाइम बिताने के लिए नेहा घर में ही ट्यूशंस पढ़ाने लगी। एक दिन रतन वापस नेहा के पास आता है तो नेहा रतन के फोन में किसी लड़की के मैसेज को देखती है। मतलब उस लड़की ने मैसेज किया था कि आज हम मिल सकते हैं। जब नेहा यही बात रतन से पूछने लगती है तो रतन यही कहने लगता है, अरे यार, मैं किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं गया, पापा ने मेरे नाम पर एक जमीन को खरीदा था, उसी की ही रजिस्ट्रेशन के काम में गया था मैं। लेकिन फिर भी नेहा रतन पर ही शक करती रहती है। उसके बाद जब ये दोनों कांड करने लगते हैं तो रतन का मन ही नहीं करता, जिसकी वजह से नेहा रतन को एक इंजेक्शन डालने लगती है जिससे अच्छी तरह से कांड कर पाए। दूसरे दिन रोशनी नेहा के पास आकर एक शॉकिंग वीडियो दिखाने लगती है। कल रात रतन और नेहा ने जो कांड किया वो वीडियो रतन ने शूट करके रोशनी को व्हाट्सएप किया होता है। रोशनी नेहा से कहने लगती है, अगर रतन तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ऐसी वीडियो मुझे क्यों सेंड करता, तुम ही सोचो नेहा। रात होने के बाद जब रतन वापस अपने घर पर आता है तो नेहा यही वीडियो रतन को दिखाकर पूछने लगती है कि तुमने ये वीडियो क्यों शूट किया। ये वीडियो देखकर रतन खुद शॉक में रह जाता है। अरे ये वीडियो कैसे बन गई, मुझे याद ही नहीं है नेहा। मुझे लगता है कि कल रात जो तुमने इंजेक्शन दिया था बेहोशी की हालत में मैंने शायद रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन फिर भी नेहा को रतन की बातों पर यकीन ही नहीं होता। यही सोचने लगती है, क्या सच में रतन मुझसे प्यार करता है या तो फिर मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। दूसरे दिन नेहा रजिस्टर ऑफिस को कॉल करके ये जानने की कोशिश करने लगती है क्या उस दिन रतन रजिस्टर ऑफिस गया था, मतलब रतन के नाम पर कोई जमीन रजिस्टर हुई। पता चलता है कि रतन के नाम पर कोई भी जमीन रजिस्टर नहीं हुई थी उस दिन। उसके बाद जब रतन नेहा के पास आता है, नेहा रतन से कहने लगती है कि देखो रतन, कोई भी लड़की अपने प्यार को दूसरों से शेयर नहीं करना चाहती, मैं भी उसी टाइप की बंदी हूँ, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। इस तरह से नेहा रतन को दोबारा वही इंजेक्शन डालने लगती है इसके साथ कांडवान करने के लिए। कांड करने के बाद जब रतन थक जाता है तो नेहा दोबारा रतन को वही इंजेक्शन डालने लगती है। इस तरह से 2-3 बार करने लगती है। रतन थकते रहता है। नेहा दोबारा इसको जगाने की कोशिश करती रहती है। फाइनली ओवरडोज होने की वजह से रतन के छोटे भाई और रतन की मौत हो जाती है। छोटा भाई कहाँ से आया ये मत पूछना, गिल्ट में आकर नेहा अपने आप को फांसी लगा ली। इस तरह से ये सारी कहानी वो बंदा अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहते रहता है। मतलब नेहा रतन पर शक करते हुए रतन को मारकर खुदकुशी कर ली। दूसरा बंदा कहने लगता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन 80% करेक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस है। उस दिन सच में एक रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन सीएम का मामला होने की वजह से ये बाहर नहीं आया। और एक और शॉकिंग बात यह है कि क्राइम स्पॉट पर किसी की भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मेरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ और सच्चाइयाँ पता चली। इस तरह से ये बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से केस को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रोशनी रतन से प्यार करती रहती है, लेकिन अभी तक रतन को प्रपोज नहीं किया। तो फाइनली एक दिन हिम्मत जुटाकर रोशनी रतन से मुलाकात करके इसको प्रपोज ही कर देती है। रतन रोशनी को समझाने लगता है कि देखो रोशनी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंडशिप इज ए चॉइस, लेकिन प्यार ऐसा नहीं है, इट हैपेंस। और वो प्यार मुझे तुमको देखकर नहीं लगा, इसीलिए हम दोनों फ्रेंड्स ही सही है। इसके कुछ दिनों के बाद रोशनी के फोन को वो व्हाट्सएप मैसेज आता है, वही जिसमें नेहा और रतन कांड कर रहे थे। ये देखकर रोशनी बहुत जेलस फील होने लगती है, बहुत दुखी होने लगती है कि मैं इतने सालों से रतन को जानती हूँ, लेकिन रतन उस नेहा से प्यार करने लगा जो कल परसों उससे मिली थी। खैर अब रोशनी भी एक जूनियर डॉक्टर होती है, सो अपने हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर जाकर कुछ दवाइयों को खरीद लेती है। जब नेहा अपने घर में मौजूद नहीं होती तो रोशनी रतन के पास जाती है। मतलब उस वक्त रतन बेड पर सोया होता है। यही अच्छा मौका समझकर रोशनी
रतन के बॉडी में ये इंजेक्शन डालने लगती है। मतलब रोशनी का यही प्लान होता है कि रतन को टेम्प्ट करके इसके साथ कांडवान करे। सो इन दोनों के बीच कुछ होने ही वाला होता है। तभी नेहा यहाँ पर आकर रोशनी को रोकने लगती है और उसी तरह शायद ओवरडोज होने की वजह से रतन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो तड़पने लगता है। नेहा रोशनी से यही सवाल करने लगती है कि तुमने मेरे रतन के साथ क्या किया। रोशनी कहने लगती है कि मैं रतन को मारना नहीं चाहती, मैं रतन को बेहोश करके तुमको मारना चाहती थी, क्योंकि जिस प्लेस पर तुम हो वो जगह मेरी है, सिर्फ मेरी। रतन मेरा है, उसका शरीर मेरा है, ये घर मेरा है। इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में रोशनी नेहा को मार देती है गला दबाकर। ऑफ कोर्स रतन भी मर चुका होता है। बाद में रोशनी यहाँ पर सारे फिंगरप्रिंट्स को क्लियर करके नेहा को लटका देती है ताकि ये आत्महत्या लगे। प्रेजेंट डे पर यह बंदा अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगता है कि रोशनी एक डॉक्टर होने की वजह से उसने बहुत ही चालाकी से सारे सबूतों को मिटा दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उस एंगल से नहीं सोचा। मेरे इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो गई। बाद में ये तीनों लोग सुब्बू को कॉल करके ये बात बताने लगते हैं कि हम लोगों ने केस को क्रैक कर लिया। सो सुब्बू एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर अपने पेपर में छपा देता है कि 14 दिन के बाद सीएम के बेटे का केस कंक्लूजन पर आएगा, केस के सारे राज खुल जाएंगे। सीएम भी ये खबर पढ़ने के बाद इसके भी होश उड़ जाते हैं कि इन सालों को ऐसा क्या सबूत मिल गया। खैर दूसरे दिन जब सुब्बू पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है, कुछ गुंडे आकर सुब्बू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। शायद ये गुंडे सीएम के आदमी ही होते हैं। इसको वार्निंग भी देने लगते हैं कि चुपचाप तुम अपना पेपर चला लो, अगर उठ पटांग से चीजें लिखोगे तो 14 दिन के बाद तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आएगी। खैर उसके बाद जब सुब्बू के वो तीनों फ्रेंड्स को सुब्बू के बारे में पता चलती है तो वो तीनों फ्रेंड्स सुब्बू के पास आकर इसको डांटने लगते हैं कि बिना हमारी पूरी इंक्वायरी के तुमने पेपर में कैसे छाप दिया। अभी हम लोगों ने पूरी तरह से इंक्वायरी भी नहीं की, बस हम लोगों ने अंदाजा लगाया कुछ सबूतों के साथ, तुम चुपचाप रेस्ट ले लो। बाद में सुब्बू के वो तीनों फ्रेंड्स दोबारा किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। तीसरा बंदा अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगता है कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन 80% सही है, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बातें पता चली। सो तीसरा बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से केस को सुनाने लगता है। खैर अब रतन और नेहा दिन भर कान करते रहते हैं। नेहा रतन से कहने लगती है क्या हमारा प्यार यही तक है। रतन हमारा प्यार लश तक ही रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ रतन के फादर को मतलब सीएम को ये बात पता चलती है कि रतन किसी लड़की के साथ घूम रहा है, शायद रतन उस लड़की से प्यार कर रहा है। और इसी तरह रतन और नेहा एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे हैं। सीएम अपने पीए से कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपनी आदमियों को उनके पीछे लगा दो, मैं नहीं चाहता कि कोई फिजूल की लड़की मेरे घर की बहू बने। इस तरफ रतन नेहा को ट्रिप पर ले जाते हुए नेहा से ही कहने लगता है कि नेहा मैं तुमको कितनी बार समझाऊं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, अब तुम तो मुझ पर शक करने लगी, मुझे प्रूव करना ही पड़ेगा, इसलिए हम दोनों एक ट्रिप पर चलेंगे और 3 दिनों तक मैं तुमको किस भी नहीं करूंगा। इस तरह से ये दोनों किसी जगह पर जाकर होटल में 2 सेपरेट रूम्स लेते हैं। खैर डिनर करते वक्त नेहा रतन से यही बात पूछने लगती है कि तुम सीएम के बेटे होते हुए ऐसे क्यों हो। रतन अपनी दुखभरी दास्तां नेहा को सुनाने लगता है कि बचपन में ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, मैंने मेरी माँ का चेहरा भी नहीं देखा और लोगों से मैंने यही सुना कि पॉलिटिक्स के लिए ही मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मार दिया। पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है। हमारे घर में मेरी माँ की एक भी फोटो नहीं है। अभी भी मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं तुमको अपनी माँ के फोटो के सामने ले जाकर मेरे माँ का आशीर्वाद लूँ, लेकिन अफसोस इसी पॉलिटिक्स से मैं नफरत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एज ए सीएम के बेटे की तरह जाने, मैं अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहता हूँ। डिनर करने के बाद ये दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन रतन को नेहा की लत लग चुकी होती है। ये बेचारा सो ही नहीं पाता, इसकी दिमाग में नेहा ही घूमती रहती है, उसके साथ बिताए हुए पल। उसके कमरे के पास जाता है उसको जगाने के लिए, लेकिन कंट्रोल। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि रतन और नेहा एक ही बेड पर लेटे हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है कि कल रात इन दोनों ने अच्छे से कांड किया। नेहा तो शौक में रह जाती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मतलब ये कमरा रतन का होता है। नेहा भी रतन के बिना नहीं सो पाई थी। खैर उसी रात कुछ लोग नेहा के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, इसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, तो रतन को गुस्सा आकर उन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। जबरदस्त फाइट होने लगती है। तब जाके नेहा को ये बात पक्की यकीन हो जाती है कि सच में रतन इससे सच्चे दिल से प्यार करता है। इन दोनों के बीच सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि प्यार भी है। दूसरे दिन रतन अपने पापा के पास जाकर नेहा के बारे में बताने लगता है कि मैं नेहा नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। लेकिन सीएम को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। रतन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन वो सीएम किसी बंदे को बुलाकर नेहा की फोटो देते हुए कहने लगता है कि तुमको इस लड़की को मारना होगा, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है।
सो उसी रात सीएम का वो बंदा नेहा के घर पर जाता है। सीएम को कॉल करके बताने लगता है कि सर घर में लड़की अकेली नहीं है, आपका बेटा भी है। तो सीएम उस बंदे से कहने लगता है कि तुम दोनों को मार दो। सो उसी तरह से सीएम का वो बंदा रतन और नेहा को मार देता है और इसी हाथापाई के दौरान वहाँ पर एक इंजेक्शन पड़ी होती है, रतन को इंजेक्ट करके मार देता है। इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर नेहा को लटका देता है। सो इस तरह से वो तीसरा बंदा अपने बाकी दोनों दोस्तों को बताते रहता है। तभी इन तीनों के पास एक ऑफिस बॉय आकर इन तीनों से कहने लगता है कि सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टोरी 80% सही है। मतलब उन दोनों की हत्या तो हुई, लेकिन उन दोनों को ना सीएम ने मारा, ना रोशनी ने मारा, ना नेहा ने। एक्चुअली सर मुझे पहले से ही इच्छा थी कि मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी को ओपन करूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे मौका नहीं मिला। बाद में मैंने इस न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बनने का सोचा, लेकिन इन्होंने भी मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मैं ऑफिस बॉय बनकर रह गया। जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में सोचा तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी आपकी तरह इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इस तरह से ये ऑफिस बॉय अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस के डिटेल्स बताने लगता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में भी सीएम के उस बंदे के बारे में पता लगता है कि सीएम ने इस बंदे से कहा था कि तुम नेहा को मार दो। तो ये ऑफिस बॉय उस बंदे को पकड़कर मार पीट कर पूछने पर वो बंदा कहने लगा कि सर मैं तो नेहा को मारने के लिए ही घर के अंदर गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले वो दोनों ऑलरेडी मर चुके थे। उसके बाद ये ऑफिस बॉय चोरी चुपके नेहा के घर के अंदर जाता है सबूतों को ढूंढने के लिए। उसी वक्त एक 14 साल का बच्चा नेहा के घर में आता है। इस लड़के का नाम होता है बन्नू। बन्नू नेहा के अंडरगारमेंट्स लेकर इनके साथ रोमांस करने लगता है। तभी ये ऑफिस बॉय बन्नू को रंगे हाथों पकड़कर 2-4 छापा लगाकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो बन्नू जो हुआ वो सारी बातें इस ऑफिस बॉय को सुनाने लगता है। एक्चुअली बन्नू हमेशा से ही फोन में बिजी रहता था, मतलब गेम्स खेलना, अपने फ्रेंड से चैटिंग करना, यूट्यूब में मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना। इसी दरमियान में बन्नू के सामने एक अडल्ट ऐड आता है, मतलब एक वीडियो इसके सामने आती है। तभी से बन्नू के अंदर वो अडल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। अब ऑफ कोर्स बन्नू नेहा के ट्यूशन पर भी जाया करता था। सो पढ़ने के बहाने से बन्नू नेहा की बॉडी को ही देखता रहता था हवस भरी निगाहों से, और इसी तरह जानबूझ के डाउट्स के बहाने से उसके करीब भी जाया करता था, उसके बॉडी को टच करता रहा। एक दिन जब बेडरूम में रतन और नेहा कांडवान कर रहे थे तो बन्नू कुछ काम से नेहा के घर में आकर इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने लगा। उसके बाद क्या था, बन्नू को भी अडल्ट फिल्में देखने की लत लग गई। बन्नू बाथरूम में जाता, एक हाथ में फोन होता है और दूसरे हाथ में एक दिन बन्नू नेहा के कमरे में जाकर जब रतन और नेहा कांडवान कर रहे थे तो रतन का फोन लेकर इसकी वीडियो बनाकर गलती से यही वीडियो रोशनी को सेंड कर देता है। बाद में एक दिन जब नेहा अपने बाथरूम में स्नान कर रही होती है तो तब भी इसके घर पर आकर झांकने लगता है। तभी नेहा को ये एहसास होने लगता है कि इसके घर के अंदर कोई है। बन्नू सोफे के पीछे छुपा बैठा होता है। बन्नू से पूछने पर बन्नू बहाना बनाने लगता है कि मैम मैं तो बस कुछ काम से आया था। लेकिन नेहा बन्नू को ना डांटते हुए उसको समझाने लगती है कि बन्नू अब तुम 14 साल के हो चुके हो, इस उम्र में ऐसे फीलिंग्स आना कॉमन है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी बन्नू की हरकतें नहीं रुकती। जब बन्नू स्कूल गया होता है तो नेहा बहाना बनाकर बन्नू के घर पर आकर इसके कमरे में चेक करने पर नेहा के अंडरगारमेंट्स होते हैं। उसी रात जब नेहा अपने कमरे में सो रही होती है तो बन्नू नेहा के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर रतन आकर बन्नू को 2-4 छापड़ लगाने लगता है। उसी वक्त बन्नू बगल वाली इंजेक्शन लेकर रतन को डाल देता है। मतलब इस इंजेक्शन में हवा होती है। ऑफ कोर्स एम्प्टी सिरिंज इंजेक्ट करने पर इंसान की मौत हो सकती है। आप नेहा को भी गला दबाकर इसको मार के उसकी लाश के साथ वो हरकतें करने लगता है। बाद में बन्नू अपने घर पर आकर अपना फोन लेकर यही सर्च करने लगता है कि फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटाए जा सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन हासिल करके दोबारा नेहा के घर में जाकर सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर नेहा को लटका देता है। सो प्रेजेंट डे पर यह ऑफिस बॉय इन तीनों से यही बात कहने लगता है कि सर हर एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत क्रूरता होती है, लेकिन जैसे जैसा वो ग्रो होने लगता है माहौल को देखकर उसके अंदर तब्दीलियां आती रहती है। हमारी जनरेशन की बात तो कुछ अलग थी, लेकिन इस जनरेशन में इंटरनेट मौजूद है। मोबाइल फोन में सारी दुनिया दिखाई देती है। इसी इंटरनेट की दुनिया में बच्चे और भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बात से मुझे एक न्यूज़ याद आई। किसी जगह पर 3 स्कूल पढ़ने वाले बच्चे छोटी बच्ची का रेप कर दिया और वो बच्ची कहीं दूसरों को ना बता दे, इसलिए उन लड़कों ने इस बच्चे को मार दिया। जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी मैं तो सोच में रह गया कि समाज कहाँ पर जा रहा है। बस 10 या 9 साल की उम्र थी उन लड़कों की। खैर उसके बाद ये तीनों सुब्बू को बुलाकर केस की सारी डिटेल्स बताने लगते हैं कि रतन और नेहा का मर्डर हुआ और हत्या करने वाला 14 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है बन्नू।
शॉकिंग बात यह है कि ये बन्नू और कोई नहीं सुब्बू का ही बेटा होता है। मतलब सुब्बू ने कभी भी अपने बेटे को मॉनिटर ही नहीं किया कि वो अपने फोन में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। यही सोचने लगा कि मेरा बेटा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है पढ़ाई के लिए। बच्चे ऐसा बिगड़ने की वजह एक साइड से माँ बाप ही होते हैं, उनको खुले से छूट देना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।